मैं हूं अमित और मैं मौजूद हूं अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप हमारे साथ देख सकते हैं, ये सेना के भूतपूर्व जवान हैं, पूर्व सैनिक। इसके पीछे भी बहुत सारे और लोग देख सकते हैं, बहुत सारे मीडिया कर्मी हैं जो इन लोगों की खबर को प्रमुखता से समाज में लाने के लिए, सोशल मीडिया में ट्रेंड कराने के लिए, क्योंकि इन लोगों के मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। आज 155वां दिन है और इन लोगों की जो मांग है वो है OROP को लेकर, यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सब सारी चीज़ों को अगर बारीकी से देखेंगे तब इन लोगों की जो मांग है और जो संघर्ष है 155वें दिन का, वो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ, ये जो है ना बिल्कुल सही संदर्भ में है। इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये लोग 155 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और सरकार जो है कान में तेल देकर बैठी हुई है। इन लोगों की बात को प्रमुखता से तो जाने दीजिए, एक सिंगल लाइन में सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है उन सैनिकों के लिए जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। आइए बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? भवेश कुमार, मैं बेगूसराय बिहार से आया हूं। आपका सवाल बड़ा संजीदा सवाल है और इस संदर्भ में मैं तो सीधे तौर पे कहूँगा कि इसमें सरकार कहीं न कहीं टोटली जिम्मेदार है। चूँकि हम पूर्व सैनिक 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पे धरना पे बैठे हैं और सरकार कई तरीके से धरना को यहाँ से हटाने का, ख़त्म करने का कोशिश किया कि धरना इनका ख़त्म हो जाए, लेकिन हम लोग बिल्कुल संवैधानिक तरीके से डटे हुए हैं और सरकार को चरणबद्ध तरीके से, जो एक संवैधानिक तरीका है मांग प्रोजेक्ट करने का, हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया से लेकर के नीचे तहसीलदार तक के नॉलेज में लाते हुए और सारा ज्ञापन माननीय सभी सांसदों को भी दे दिया गया है। अब इसमें अगर मैं आज़ादी पूर्व आपको ले जाऊं तो आज़ादी पूर्व भी नरम दल और गरम दल का था। अगर कोई संसद में बम फेंक देते थे आज़ादी की लड़ाई में, कोई थाना पे बम फेंक देते थे हमारे आज़ादी के परवाने दीवाने, तो कोई नरम दल थे गांधी जैसे जो बेचारे इकट्ठा लेके समुदाय को। तो अब हमने सारा हथकंडा अपना लिया। अब टोटली जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर हमारे पूर्व सैनिक अपने स्थानीय सांसद को घेरते हैं, अपने नेता को घेरते हैं और उनके साथ अगर कुछ होनी अनहोनी भी होती है, अप्रिय घटना भी होगी इस मुद्दे को लेकर के कि भाई हमने तो आपको ज्ञापन दे दिया था इस मुद्दा को सदन में उठाने के लिए, लेकिन आपने क्यों नहीं उठाया? आपने कल देखा कि हमारे लाखों लाख पूर्व सैनिक यहाँ जमा हुए थे, इसीलिए जमा हुए थे कि अगर ये अंधी बहरी गूंगी सरकार संख्या बल देखना चाहती है कि पूर्व सैनिक संख्या बल इनके पास है, चूंकि हम आज तक ये कहते आ रहे हैं कि हम 28 लाख पूर्व सैनिक, 5 से 6 लाख वीरांगनाएं, इतने हम लोग हैं, लेकिन सरकार इस चीज़ को हवा में ले रही है। सरकार की गोदी मीडिया आज तक हमारे संपर्क में यहाँ पर नहीं आई कि भाई सैनिकों का धरना है। ये वो सैनिक हैं जब करगिल लड़ाई लग गई थी तो लोग दौड़ दौड़ करके हमारे सेवा में लगे हुए थे। हम ही लोग जब करगिल लड़ाई में जाते थे तो लोग बड़ी शान शौकत से गले में माला डाल करके भेज रहे थे। और आज वही सैनिक जब यहाँ सड़क पे मजबूर हैं धरना प्रदर्शन करने को, हमारी जायज़ जो मांगे हैं, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, हमारी मांगे तो जितने दिन से चल रही है चल ही रही है। अब मैं कहता हूँ माननीय सरकार से कि आप 3 सदस्यीय कमेटी बना दीजिए जजों की, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की, और उनसे हमारी मांगों को जाँच करवा लीजिए। आप अगर पहले 1 रैंक 1 पेंशन दिए OROP 1 में, तो OROP 2 में माइनस क्यों कर दिए? देखिए, एक बारी आप लोगों को हम बहुत ही साधारण तरीके से बताना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि इनकी मांग 1 रैंक 1 पेंशन क्या है। उससे पहले इन लोगों का क्या सेक्रीफाइस है, क्या देश के लिए सम्मान है, वो आपको ज़हन में रखना चाहिए। चाहे 1965 का वॉर हो, चाहे 1971 का वॉर हो, चाहे 1999 का कारगिल वॉर हो, देश सैनिक हैं। ज़्यादातर लोग कौन हैं? किसान के बच्चे हैं। वो किसान देश के लिए, देश के लोगों के लिए अन्न उपजाने का काम करते हैं और किसान के बच्चे बॉर्डर पर देश के लोगों के लिए, सीमा को सुरक्षित करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। अब इन लोगों से जानिए कि 1 पेंशन क्या है। बहुत सारे लोग मुद्दे को समझ नहीं पाते हैं। तो सर ये बताइए कि 1 रैंक 1 पेंशन क्या है? जी हाँ, 1 रैंक 1 पेंशन है जो जवान हमारे कम एज में रिटायर हो जाते हैं, उनकी 15 साल के बाद, क्योंकि रिटायरमेंट लागू हो जाता है, जो सिपाही रहते हैं वो 17 में रिटायर हो जाते हैं, जब उनके बच्चे माँ की गोद में ही होते हैं।
उनकी ज़रूरत होती है बाद में पैसे की, तो पैसा उनका हो नहीं पाता है। और 10 साल के बाद जो जवान रिटायर होते हैं उनका और उनका वेरिएशन काफ़ी हो जाता था पेंशन का। तो एक सिपाही जो 15 साल पहले रिटायर हुआ और 15 साल बाद जो सिपाही रिटायर हुआ, दोनों को पेंशन में काफ़ी अंतर होता था। इस अंतर को पाटने के लिए वन रैंक वन पेंशन बहुप्रतीक्षित मांग था 70 साल से, जिनको मोदी सरकार ने दिया कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब जो रिसेंट भी आएंगे उनके बराबर, जो आज से 30 साल पहले भी पेंशन आए हैं, उनका पेंशन इनके बराबर होगा। उन दोनों में आपस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो हम लोग पूरे सैनिक काफ़ी गदगद थे, सब खूब आभारी थे, जिसका परिणाम आप लोगों ने 2019 के चुनाव में देख लिया कि हम लोगों ने पूरा सपोर्ट से घर घर कंपेनिंग करके इनको जो है 303 का आंकड़ा पे पहुंचा दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी। इसमें पूर्व सैनिक का योगदान बहुत ज़्यादा है। चाहे वो आप सर्जिकल स्ट्राइक ले लें, पुलवामा का हमला में सहानुभूति ले लें, चाहे कुछ भी आप ले लीजिए। अब रही बात जो वन रैंक वन पेंशन में हमारे साथ जो इंजस्टिस हुआ, मैं कहता हूं आज अगर यहाँ 50 डिग्री गर्मी है दिल्ली के जंतर मंतर पे और रोड पे जवान खड़ा होकर ड्यूटी दे रहा है और एक अधिकारी हैं जो एसी के चैम्बर में अंदर बैठे हुए हैं, तो अलाउंस जो है यहाँ का जो डिस्टर्बेंस अलाउंस है वो तो रोड पे जो खड़ा जवान है उनको ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं, ठीक उल्टा है। जो रोड पे खड़ा हुआ जवान, चाहे वो राजस्थान की गर्मी हो, चाहे लेह का बर्फ हो, लेह लद्दाख का, वहाँ जो बाहर खड़ा होकर जवान उस मौसम से लड़ रहा है, उसका 5200 रुपया, और जो एसी के कॉकपिट में बैठे हैं अधिकारी, उनका 15,500 रुपया। मैं बता देता हूँ, अलाउंस यानी कि भत्ता, उसके बारे में स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि सैनिक में क्या है कि 97% सैनिक हैं, जवान जेसीओ हैं, और बाकी के 3% ऑफिसर्स हैं। तो जो इंक्रीमेंट है अलाउंसेस में, बाकी की फैसिलिटीज़ में, उन इंक्रीमेंट में जो डिफरेंसेस है, जो अंतर है, उन चीज़ों को लेकर ये लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सही बात है, जब आप सरहद पर होते हैं तो जो बुलेट्स होती है वो सीना नहीं देखती है कि ये सैनिक हैं और ये ऑफिसर्स हैं, तो फिर जो भत्ता है उसमें अंतर क्यों है? इसी चीज़ को लेकर, इसी को एमएसपी कहते हैं, मिलिट्री सर्विस पे, इसको इक्वल किया जाए। आपने बुलेट की बात किया, जब हम किसी सर्च ऑपरेशन में होते हैं या किसी लड़ाई में होते हैं या हमारे ट्रेनिंग में ही, प्रशिक्षण में ही कोई माइन ब्लास्ट कर जाता है, कहीं गोली बम फट जाता है, तो जो इंजर्ड होते हैं, हमारे जवान भी इंजर्ड होते हैं, ऑफिसर्स भी इंजर्ड होते हैं। ऑफिसर्स का पेंशन ऑफिसर्स के रैंक के और पे ग्रेड के हिसाब से होता है, जवान का उसके हिसाब से होता है। लेकिन जब उसको डिसेबल हो जाता हमारा जवान, तो हमारे जवान को डिसेबल भत्ता 17,000 और ऑफिसर को डिसेबल भत्ता 2.5 लाख। ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है, बहुत बड़ा इनजस्टिस है हमारे साथ। इसको पाटने की कोशिश किया जाए। सर्विस पेंशन में आप आएंगे, सर्विस पेंशन में बहुत बड़ा डिसेबिलिटी है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन है, इसको पाटा जाए। हमारी जो वीर नारियाँ विधवाएं, जो कम उम्र में हमारे सैनिक शहीद हो गए, किसी कारण बस बेचारे प्राणोत्सर्ग उनका हो गया, उनकी विधवाओं को देखेंगे तो 13,000, अधिकारी की विधवाओं को देखेंगे 57,000। ये कैसा है? क्या 13,000 में किसी विधवा का परिवार चल सकता है? कभी नहीं चल सकता। हम इसकी बात करते हैं। हम बात करते हैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की। जो जवान कैडर करता है, कोर्स करता है प्रमोशन लेने के लिए कि हम आगे सूबेदार मेजर बनेंगे, बहुत कुछ सपना संजोता है, लेकिन घर की मजबूरी की वजह से किसी कारणवश उसको घर जाना पड़ता है, तो आप उसको वन रैंक वन पेंशन का लाभ 2014 के बाद वालों को नहीं दिया है। ऐसा क्यों? सभी को, जो भी प्रीमेच्योर आए हैं वो अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, और आपके शर्त के मुताबिक, बीआरओ की शर्त के मुताबिक, भर्ती के शर्त के मुताबिक जवान 15 साल इंटाइटल होता है नौकरी करने का। 15 साल के बाद तो जवान अगर नौकरी कर रहा है तो वो उसकी स्वेच्छा है, प्रमोशन ले रहा है तो वो उसकी स्वेच्छा है। तो 15-14 साल के बाद वाले को आपने नौकरी, उन्होंने वन रैंक वन पेंशन का लाभ नहीं दिया, ये बहुत बड़ा इंजस्टिस है, उनको दिया जाए। उसके बाद जो फिटमेंट फैक्टर है हमारा, जवान का जेसीओज का बेसिक पे बहुत कम होता है, उसको 2.57 के गुणक में आप बढ़ाए, और ऑफिसर का जिसका 1.5 लाख 2 लाख बेसिक पे होता है मूल वेतन, उसको आप 2.81 के गुणक में आप बढ़ाए। ये कैसा इंजस्टिस है? अच्छा एक बात बताइए, 155 दिन हो गए और ये प्रोटेस्ट जो है लगातार जारी है। सरकार की तरफ से इसको लेकर कभी कोई स्टेटमेंट नहीं देखने को और सुनने को मिला है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो हौसला है वो पस्त तो नहीं होता दिख रहा है इन चीज़ों को लेकर? ये हमारा हौसला पस्त नहीं होगा। हम पहले बात तो आप ये जान लीजिए, हम लोग सैनिक हैं। सैनिक का हौसला पस्त तब होता है जब उसका आत्मा इस शरीर से निकल जाता है। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि सरकार बड़े बड़े मुद्दों पे बात नहीं करती है। अभी मणिपुर का मुद्दा देख लीजिए, सरकार की तरफ से कोई संजीदा स्टेटमेंट या गंभीर स्टेटमेंट नहीं आया है। प्रधानमंत्री ने बस एक बार
मतलब संज्ञान लिया है, जबकि इस मुद्दे पर बहुत गंभीर बातचीत होनी चाहिए थी, ना उतना ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब मुद्दे सरकार बहुत छोटा समझ रही है, आप लोगों के कंट्रीब्यूशन को जो है सरकार अनदेखा कर रही है। हाँ, सरकार अनदेखा कर रही है तो हम भी 2024 में अनदेखा कर देंगे। हम अपने वोट बैंक की बात आपको बता देते हैं, हम लगभग सर्विंग सोल्जर भी मिला दीजिए उनमें, उनकी भी बात कर रहा हूँ, चूँकि हमारा एजेंडा सबके वेलफेयर की है और हम 40-45 लाख पूर्व सैनिक हो जाते हैं, इनके वीरांगनाएं और परिवार हैं हमारे। उसके बाद हम 5 करोड़ से अधिक हमारे पास वोट बैंक है मिनिमम। और जब घर घर हम जैसे ये वोट बैंक वोट मांगने आएंगे ना हमारे दरबार पे, तो मैं इनको कहूँगा हमने जो आपको ज्ञापन दिया था उस ज्ञापन का जवाब आप हमको दीजिए। उसके लिए आपका जो पटल था, सदन था, उसमें आपने क्यों नहीं मुद्दा उठाया? आपने क्यों नहीं सैनिक की बात किया वहाँ पर? हम आप किस मुँह से हमारे पास वोट बैंक वोट के लिए आप आए हैं? आप जाइए यहाँ से और उनके खिलाफ हम जन आंदोलन करेंगे। हम अगर 3 नोट 3 के आंकड़ा पे इनको पहुँचा सकते हैं तो 1 नोट 3 के आंकड़ा पे भी ला सकते हैं। 2019 में आप लोगों के नाम पर वोट मांगा गया, पूरे देश में इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया गया, विपक्ष ने आवाज़ भी उठाया कि सैनिकों को वोट मांगने का एक मतलब टूल नहीं बनाया जाए, लेकिन फिर भी बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत बढ़ चढ़ के उठाया था। पाकिस्तान को, हमारे देश के सैनिकों को रिलेटिव तरीके से जोड़कर जैसे वोट की उगाही की गई एक तरीके से, लेकिन आप लोगों की बात सरकार बिल्कुल नहीं मान रही है। ऑलमोस्ट ये 6ठा महीना है ना? हाँ, और 6ठा महीना चल रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। आप लोगों ने देश के लिए एक तरीके से अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, सेना होना बहुत गर्व की बात है, सरकार सुन नहीं रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों ने देश के लिए काम किया है, देश की कुर्बानी दी है और उसका प्रतिफल हमें मिलना चाहिए। सरकार जो हमारी अनदेखी कर रही है उसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। और एक जय जवान जय किसान, जो जवान है वो किसान के परिवार से है और अगर उसका सारे का परिवार वगैरह का देखा जाए तो वोटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। और अब वो वोटिंग पावर किधर डाइवर्ट होती है, ये सरकार सुन लेती है तो डाइवर्ट उनकी तरफ होगी, नहीं तो डाइवर्ट दूसरी तरफ भी हो सकती है। ये एक चैलेंज वाली भाषा है, अगर सरकार सुनती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अपना कर्तव्य करेंगे। ये ह्यूमिडिटी वाली गर्मी में आप लोग जंतर मंतर पर काम धंधे छोड़कर, बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर यहाँ आते हैं इस उम्मीद में कि आपकी बात सरकार तक जाए, और मुझे लगता है कि ये बातें सरकार के संज्ञान में है भी, बस सरकार जो है उस पर कोई स्टेप नहीं लेना चाहती है। या फिर आप यूँ कहें कि मतलब बीच में निर्मला सीतारमण का एक छोटा सा बयान आया था, मुझे याद है, बहुत छोटा सा, बहुत माइनर बयान आया था, तो क्या ये काफ़ी है आप लोगों के लिए? देखिए, ये जो राजनीति है ना, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद मैं दे रहा हूँ। मैं शैलेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट बलिया से आया हूँ। साहब, ये जो आप कह रहे हैं, ये जो इसके अगर गहराई से देखा जाए तो मुद्दा बहुत गंभीर है। जो भी सरकार है केंद्र में, एनडीए की जो सरकार है, इसके अंदर सिर्फ 2 ही आदमी बोल सकते हैं, तीसरा किसी को बोलने की क्षमता नहीं है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति महोदय भी कुछ दिन पहले अपना पूर्व सैनिकों का जो आरोपी 2 का जो था, उन्होंने कुछ मुद्दा उठाया था। सीतारमण भी जी ने भी उठाया था। अपना जो लोकसभा अध्यक्ष ये लोग उठा रखे हैं, लेकिन ये जो श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी और अमित शाह जी, इस बात को ये लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये लोग वही करते हैं जो इनके मन में आता है। काश अगर ये पूर्व सैनिकों की आवाज़ अगर ये सुन लिए होते तो ये जो समस्या जो खड़ा, जो 155वां दिन आ जाए, ये नहीं होता। अगर सरकार कहती है चलिए हमने ORP कर हमने दिया, ठीक है दिया, हाँ हम भी कर रहे हैं दिया, हम सभी मान रहे हैं दिया, लेकिन ये तो जिम्मेवारी सरकार की ही बनती है कि क्या मैं जो दिया हूँ क्या उनके तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। नहीं पहुँचा है तो फिर सरकार जो भी जिसको दिया है कान पकड़े, भाई तूने क्यों नहीं पहुँचाया। लास्ट में हमारे जो फेडरेशन के मेंबर है अपना वो तलवार साहब या अपना जो कपिल फौजी, इन्होंने लास्ट में ये भी कल कह दिया कि भाई इसमें मत दो हमको, तुम हमारी मांगे मत सुनो, लेकिन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की एक कमेटी बैठाइए और उनसे जो है ये जो मुद्दा उनके हवाले कीजिए और उनको समय सीमा दीजिए कि आप 3 महीने के अंदर ये रिपोर्ट आप दे दें। हमारे जो भी अध्यक्ष हैं टेबल टू टेबल बात कर लें, अगर उनको लगता है कि नहीं ये मुद्दा आपका फौजी आपका मुद्दा गलत है तो हम लोग सुरक्षा से वापस आ जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इतिहास साक्षी है कि जब भी कोई चीज़ प्रखर तरीके से बहुत ही बुलंदी के साथ नहीं उठाया जाता है ना, तो उस चीज़ों का संज्ञान कोई भी नहीं लेता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से जंतर मंतर पे अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट में को कवर करने आया हूँ। आप लोग बहुत दिनों से धूप में, गर्मी में, बारिश में बहुत ही संयम के साथ बैठकर सरकार से मांग कर रहे हैं, कोई उस तरह का आउटपुट दिख नहीं रहा है। सच कहें तो ये चीज़ें देखकर हमें तकलीफ होती है। आप पूर्व सैनिक हैं, कितना सालता है ये चीज़ें आपको? अखरती तो बहुत है। हो सकता है सरकार किसी अवसर का लाभ लेने के इंतजार में हो, या हमारा धैर्य का परीक्षण ले रही हो कि हमारे सैनिक जब इतना कठोर तप करके आते हैं तो यहाँ भी कितना तप कर सकते हैं। पर सरकार को यह नहीं मालूम कि जब सैनिक निखर के आता है तो वो किस हद तक पहुँच सकता है।
अभी धैर्य है, अनुशासन के हिसाब से हम ढले हुए हैं, अनुशासन में रह के काम करते हैं, अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से मनवाएंगे और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी शायद ये ग्राउंड हम ना छोड़ें और इससे भी बड़ी कॉल करेंगे। हम देश के सब आप लोगों के माध्यम से हमारी समाचार जा रहे हैं और हम उसमें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अभी शायद 50-60 हज़ार थे, अभी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख भी हो सकते हैं। एक संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, हम ये संदेश देना चाहते हैं अपना जो केंद्र के अंदर जो बताते हैं गूंगी, बहरी, अंधी, लंगड़ी, लूली, जो भी सरकार है, ये जो है हम लोग की धैर्य की परीक्षा ले रही है। ये जो अभी कुछ दिन पहले जो पहलवानों का आंदोलन हुआ था, ये सरकार चाह रही है कि कोई ऐसा ये लोग हरकत करे ताकि पहलवानों के जैसे धरना को हमने यहाँ तो कुचल फुचल का भेज दिया, वैसे इनको भी हटा दे। और जब चुनाव आएगा तब हम देखेंगे। इसलिए हम यही केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, मांग करते हैं, आगाह करते हैं कि भाई अब जाग जाओ, अभी भी समय है। जय हिंद, जय भारत। देखिए, देश के पूर्व सैनिक हैं और अच्छी खासी संख्या में है। कल तो हजारों लाखों की संख्या में यहाँ एकत्रित हुए थे और ये जो इनका मुद्दा है, जो मांग है, इनकी जो डिमांड है, वो बिल्कुल जायज़ है। वो डिमांड जो है एक रूपता को लेकर है। 1 रैंक 1 पेंशन हो या फिर जो विडो पेंशन हो, तमाम तरह की चीज़ों में ये एक रूपता बराबरी का मांग चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि बॉर्डर चाहे ऑफिसर हो चाहे आम सोल्जर हो, सब डिमांड है वो लगभग एक जैसी ही है। सबका सीना एक जैसा है, सबके लिए बुलेट जो है वो एक जैसा है, खतरा एक जैसा है। फिर इसमें विसंगतियां क्यों है? अच्छा, बुलंदी के साथ आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या संदेश देना चाहेंगे कठोर शब्दों में लेकिन एक संवैधानिक दायरे में, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश हमारा यही है कि हमारी मांग को सरकार जल्द से जल्द मांग मान ले, नहीं तो सरकार के खिलाफ हम आमने सामने मैदान में होंगे और सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए जितना भी भरसक प्रयत्न करना होगा हम उतना पूर्व सैनिक करेंगे। आपने देखा होगा रामायण में जब भगवान श्री राम सैनिक समेत समुद्र पार करने के लिए समुद्र देवता से गुहार लगा रहे थे तो उनकी बात नहीं मानी गई थी। 3 दिन तक पंथ मांगते वाला आपने दोहा पढ़ा होगा, ठीक है? हाँ, क्या आप सुना दीजिए, मुझे वो याद नहीं है। मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। जिन लोगों की हिंदी उतनी अच्छी नहीं होगी उनको साधारण भाषा में मैं समझा देता हूँ। भय बिन होत न प्रीत का मतलब यही है कि जब तक डर की भावना अंदर तब तक सुनवा, मतलब आप अपनी मतलब दोस्ती तभी होती है जब आप कहने का मतलब ये है कि भय दिखलाना भी जरूरी है। सरकार को कहीं ना कहीं घुटने टिकवाने के लिए ये लोग जो है डटे हुए और आगे ये सिलसिला कह रहे हैं कि हम ये जगह तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, और ये बराबर अपनी मांग तो रख ही रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि इन लोगों की जो मांग है, एक रूपता की मांग, वो पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप कमेंट करके अपना विचार रख सकते हैं। तब तक देखते रहिए HNN दस्तक और दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।